there is lack of love in your life, you have heart issues. Physical illness होगी ना आपको, तो आप जाके अपने दोस्त से बात करोगे, बट मेंटल इलनेस होगी तो आप दोस्त के पास जाओगे? कि लोग ना रिलेशनशिप की वजह से ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। क्या कारण क्या है? मेडिटेशन के ऊपर सारी दुनिया बात करती है, ठीक है, सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, छोटे बच्चे को बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं, हर एक इंसान को बोलते हैं, लेकिन कोई इंसान ना सही तरीका नहीं बता रहा है कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें। रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन। इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, तो आप कुछ नहीं रह सकते। हमें पता ही नहीं हमें रिलेशनशिप में चाहिए क्या। हम पिक एंड चूज कर रहे हैं। परफेक्ट मैरिज है ही नहीं इस दुनिया में, और अगर परफेक्ट मैरिज होगी तो फिर तो प्रॉब्लम्स ही खत्म होगी। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? डाइवोर्स रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? आप एक ऐसे इंसान से शादी कर लो जो कुछ कमा नहीं रहा, तो आपकी जिंदगी प्यार से चलेगी क्या? पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर एक लड़का करेक्टर में भी अच्छा है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, हमारी केयर भी कर रहा है, बट अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके साथ वो शादी क्यों करेगी? हाउसवाइफ और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं एनएलपी को? सप्रेस्ड इमोशंस और फिजिकल इलनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कोई ऐसी टेक्निक है जिसको सिर्फ 2 मिनट करके हम स्ट्रेस को कामनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, एक कभी सोचा है क्यों हम सही इंसान को वो प्यार नहीं दे पाते और गलत इंसान के लिए हम बार बार टूट जाते हैं, और क्यों हमारा मन बार बार उस दर्द की तरफ भागता है जिससे हम बचना चाहते हैं? और क्या वाकई में ही मन को रिवायर करके हम अपने रिश्तों, करियर और रिलेशनशिप को बचा सकते हैं? जी हाँ, आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मोनिशा सिंह, जो एक एनएलपी एक्सपर्ट है, जो हमें बताएंगे कि माइंड शिफ्ट के थ्रू हम किस तरीके से अपने तनाव, अपने माइंड, अपने रिलेशनशिप, इन सब को बचा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का जो पॉडकास्ट है आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके माइंड को बदल सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज दी है जो कि आपके माइंड को रिवायर करने में बहुत हेल्प करेगी। सो एंजॉय द शो। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मोनिशा सिंह। सो स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच एंड आई एम गुड। कैसी चल रही है मैम आपकी लाइफ? बहुत बढ़िया। ओके, सो सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सो दैट हमारे ऑडियंस को पता चल जाए कि आप करते क्या हैं। As you know, my name is मोनिशा सिंह। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, मेंटल वेलनेस कोच हूँ, टेरो कार्ड रीडर एंड मनी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो मैम? बस हो जाती है। ओके, सो आपने बोला एनएलपी। यस। सरल भाषा में हमें समझाओ एनएलपी क्या होता है? ओके, एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक्चुअली अगर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं तो ये एक मैनुअल है जो दिमाग को कैसे चलाया जाता है उसके लिए। और अगर दूसरी तरीके से समझाओ तो एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स। न्यूरो मींस जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारा ब्रेन हो गया। लैंग्वेज इज हाउ वी कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ थ्रू आवर इंटरनल डायलॉग, या हमारी जो सेल्फ टॉक होती है। एंड प्रोग्रामिंग इज जो हमारे सेट बिलीव्स, जो थॉट्स पैटर्न है हमारी लाइफ के अंदर ऑलरेडी हमारे माइंड में, दैट इज प्रोग्रामिंग। सो एनएलपी के थ्रू हमें हेल्प होती है कि हम अपने न्यूरॉन्स को कैसे रिवायर करें बाय यूजिंग आवर इंटरनल डायलॉग। हम अपनी लैंग्वेज को यूज करके कैसे वो जो पैटर्न्स है, जो बिलीव्स है, जो हमें रुकावट बन रहे हैं हमारे सक्सेस के लिए, उसको कैसे चेंज करके हम अपने न्यूरॉन्स को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज एनएलपी। तो एनएलपी के बारे में हम बात कर रहे थे। सो ये चीज़ बताइए कि एनएलपी क्या एक थेरेपी की तरह है एनएलपी, या फिर अलग है ये? एक्चुअली एनएलपी इज ऑल टुगेदर अ साइंस। ये साइंस है, एक 1976 में शुरू हुई थी। और इससे क्या होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम करना, बिकॉज हम अपने सबकॉन्शियस से
5% हम अपने सबकॉन्शियस से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव होते हैं, हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है, हम अपने कुछ जो लिमिटिंग बिलीव्स के साथ काम करते हैं वो हमें आगे नहीं जाने देते। तो बेसिकली इट्स अ साइंस जो हमें बताती है कि अपने सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम करना है और कैसे आपने सक्सेसफुल होना है लाइफ में। सो एनएलपी के बारे में हम बात करें तो एनएलपी कैसे एक इंसान के माइंडसेट को चेंज कर सकता है, तो कहाँ से इसकी बेसिक शुरुआत कर सकता है एक पर्सन? एक्चुअली एनएलपी में क्या होता है, सबसे पहले डिस्कवरी सेशन होता है। जैसे सपोज इफ समबडी इज कमिंग विद सम प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले हम एक डिस्कवरी सेशन रखते हैं। उसमें हमें कुछ क्वेश्चन आयर होते हैं, वो जब हम करके हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से हम उसको डील करते हैं। तो इन एनएलपी देयर आर फ्यू टेक्निक्स जिनको यूज करके हम किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं ओके, पॉजिटिव वे में। ओके, अब हम इसको ना ब्रेक करके समझते हैं एनएलपी को। एक इंडिविजुअल को लाइक मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे उसके बचपन का कोई ट्रॉमा है या उसके बाद थोड़ा सा अडल्ट हुआ वहाँ का है, तो उन सबको वो किस तरीके से फिक्स कर सकता है एनएलपी के थ्रू? यस, यहाँ मैं वही बता रही हूँ आपको कि एनएलपी में बहुत टेक्निक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि एक क्लाइंट है जिसका सेल्फ स्टीम बहुत डाउन है, बहुत लो सेल्फ स्टीम है, उसका हमेशा इंटरनल डायलॉग ये चलता है, आई एम नॉट गुड इनफ। जब भी कोई बात होती है उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये डायलॉग उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो हम एनएलपी की टेक्निक यूज करके उसका ये जो सेल्फ बिलीफ है उसको उसकी जगह एक नया सेल्फ बिलीफ हम डालते हैं थ्रू टेक्निक, सो दैट वो जब भी ऑपरेट करेगा, हम उसके एक एम्पावर्ड सेल्फ क्रिएट करते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो जब भी ऑपरेट करेगा, जब वो नए सेल्फ से ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो जो उसके बिलीव्स हैं वो हट जाएंगे और उसकी जगह नए बिलीव्स आ जाएंगे और फिर वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में। ओके, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते कि टेक्निक्स ये किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या इसके लिए कोई सेशंस होते हैं, क्या होता है, मतलब डिटेल वाइज समझते, स्टेप करके बताइए। हाँ, मैं पूरी टेक्निक्स तो इट्स अ प्रोसेस वो तो नहीं बता पाऊंगी, बट यस मैं कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ। लाइक देयर इज स्विच टेक्निक, जिस टेक्निक को हम यूज करके एक एम्पावर्ड सेल्फ क्रिएट करी जाती है। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन वो हटा के एक नया सेल्फ क्रिएट किया जाता है। इट्स अ प्रोसेस, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी, वो सेशन में ही होता है। देन पैटर्न ब्रेक टेक्निक इज देयर, जो आपका इंटरनल डायलॉग चलता है उसको उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना, there is one technique. Then there is thumb technique, anchoring is there, so there is number of techniques available in NLP. So it depends upon person to person कि उसको क्या कब क्या चाहिए। अच्छा, जो हमारे इमोशंस होते हैं जो वो ट्रिगर करते हैं, क्या एनएलपी की वजह से हम उसको ठीक कर सकते हैं? तो एनएलपी की वजह से उसमें कितना टाइम लग सकता है ठीक होने में? कोई डिफाइन है? नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो इमोशंस क्या होते हैं, एनर्जी इन मोशन। हाँ जी। सी ब्रेन की लैंग्वेज होती है थॉट्स, जो हम सोचते हैं, और बॉडी की लैंग्वेज होती है फीलिंग्स। लेकिन बीच में क्या आता है, इमोशंस। जैसे एंगर इज एन इमोशन, जब आपको गुस्सा आया इट्स एन इमोशन, गुस्से से आपने फील क्या किया, सैड, है ना। तो एनएलपी में अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो उसको सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस में लाया जाता है, उसको देखा जाता है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। क्या वो प्रॉब्लम डीप डाउन कुछ अंदर है, चाइल्डहुड ट्रॉमास तो नहीं है, या उसको ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, पहले वो रूट काज ढूंढा जाता है। उसके बाद फिर एनएलपी में कुछ मैंने आपको जैसे बोला टेक्निक्स हैं, फ्रेम्स हैं, ट्रैकर्स हैं, वो यूज करके हम उसको वापस वहां पे लाते हैं जहाँ से वो एक नया वर्जन तैयार करते हैं बोला जाए। तो फिर वो वहां से ऑपरेट करेगा तो डेफिनेटली इमोशंस उसकी ठीक हो जाती है। सप्रेस्ड इमोशंस यस और फिजिकल इलनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अच्छा। अगर आपकी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, अगर वो बहुत लंबे समय तक हैं, तो वो फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, 100% होंगी। बिकॉज इफ यू हैव ओवरबर्डन, अगर आप काम से ओवरलोडेड हो, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो, सारा काम आप खुद देख रहे हो, आपको सर्वाइवल हो जाएगा। ओके, अगर आप ग्रीफ में हो, अगर इफ देयर इज लैक ऑफ लव इन योर लाइफ, यू हैव हार्ट इश्यूज। ये तो अभी जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है इसमें हमें पता चलता है। एंड अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव हर्डल्स, आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो सप्रेस्ड इमोशंस ही, एक्चुअली स्ट्रेस ही तो कारण है फिजिकल इलनेस का हमारी बॉडी में। तो स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एक क्रॉनिक
डिजीज में जा सकते हो। जो ओके। लाइफस्टाइल कहते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है उसको, तो उसको चेंज करो लाइफस्टाइल को, तो आप ठीक हो जाओगे। तो वो लाइफस्टाइल चेंज क्या है? अपना सोचने का तरीका, रहने का, खान पीन का तरीका चेंज करोगे तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो आप ठीक हो जाओगे। तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज। ओके, तो एनएलपी से आज के टाइम पे आप जितनी देर से कर रहे हो, आपको किस किस तरह के रिजल्ट्स मिले? कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप? बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स जैसे मिले। कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको एंग्शियस हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स की, हम जब एग्जाम में गए तो एंजाइटी। एंग्शियस हो जाते हैं हाँ। और टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते, कुछ चीजें छूट जाती है। हम्म, तो फिर उनको वही है कि कुछ टेक्निक्स जैसे एंकरिंग उनको सिखाई जाती है कि जैसे आप एंग्शियस हुए आपको एंकरिंग टेक्निक यूज करनी है। क्या होती है एंकरिंग एंकरिंग टेक्निक अगेन मैं बता तो नहीं पाऊंगी, बट यस, एंकरिंग टेक्निक इज वी सेट एन एंकर्स। सपोज अगर एक बच्चा एंग्शियस है तो एक प्रोसेस के थ्रू हम उसका एक एंकर क्रिएट कर जाते हैं। जैसे सपोज हम ये दोनों फिंगर और थंब को ऐसे बार बार हम उसको टच कराएंगे सबकॉन्शियसली, तो ये उसका एक एंकर क्रिएट कराएंगे। तो जब जब भी वो आगे आगे स्ट्रेस में आएगा तो इमीडिएटली यूज दैट एंकर, तो जिससे वो वापस अपनी कॉन्फिडेंट स्टेट में आ जाएगा। तो फिर वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा, एंग्शियस नहीं रहेगा, और फिर वो अच्छे से अपना काम एग्जाम दे पाएगा। जैसे एंकरिंग होगी, तो वही मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी रिलेशनशिप में हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। अच्छा, हाउसवाइफ का और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं एनएलपी को? स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं हाँ, अपने और आप। हाउसवाइफ्स की बात करें? जैसे विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कैसे करना है वो आप एनएलपी के थ्रू भी आपको सिखाया जा सकता है। एंड हाउसवाइफ की मैं बात करूँ तो हाउसवाइफ ज्यादा स्ट्रेस में होती है। रीजन बीइंग जो जो घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, तो दे हैव समबडी टू टॉक विद मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब उनका दिमाग बिजी रहता है। बट जो हाउसवाइफ है वो रहती तो वो भी बिजी है, लेकिन वो बात मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप से कर रही होती है। तो वो जो उनका डायलॉग है वो कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक में बदल जाता है, तो वो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। तो अगेन वहाँ पे कुछ फ्रेम्स हैं, कुछ ट्रैकर्स हैं जिनको भर के या फ्रेम्स यूज करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी टेक्निक है जिसको सिर्फ 2 मिनट करके हम स्ट्रेस को कामनेस में कन्वर्ट कर सकते हाँ, हैं? एक तो एंकरिंग है, जब आप एंकर सेट कर सकते हो तो आप ओके। एंकरिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद एक एज इफ टेक्निक है। वो क्या है? एज इफ टेक्निक में क्या होता है कि लाइक एज इफ टेक, हम लोग जब एंक्शियस होते हैं ना, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम हमेशा एज इफ में रहते हैं कि यार एज इफ व्हाट इफ में रहते हैं। व्हाट इफ अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, है ना, हम लोग इसी स्टेट में रहते हैं। बट अगर हम व्हाट इफ की जगह व्हाट इज लगा दे और कॉन्शियस हो जाए, तो हम फटाफट जो हमें इमीडिएट स्ट्रेस होता है ना, उसको हम काम डाउन कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट स्टेट में आ सकते हैं। तो मतलब ये टेक्निक यूज करेंगे तो स्ट्रेस को हम या कामनेस में तो कन्वर्ट इसको कर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा एक्चुअली, बट ये ओके। बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको सीखने का प्रोसेस क्या होता है? क्लासेस लेनी पड़ती हैं? क्या होता है, मतलब थोड़ा? या अगर तो कोई सीखना चाहता है ये, तो फिर क्लासेस है, ये काफी लंबा है, मैंने जैसे बोला इट्स ऑल टुगेदर अ सब्जेक्ट। तो ओके। अगर कोई सेशन लेता है तो उसको तो ऑब्वियसली वो सीख जाता है, जब वो सेशंस लेता जाता है तो उसको समझ आ जाती है और वो सीख लेता है और वो खुद कर लेता है फिर। तो आज के टाइम पे एनएलपी के बारे में ज्यादा लोगों को पता क्यों नहीं है? इसका क्या रीजन क्या है कि ये यस, नया नई नई चीज आई हुई नहीं है? ये बहुत पुरानी है। तो फिर लोगों को पता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिकल इलनेस होगी ना आपको, तो आप जाके अपने दोस्त से बात करोगे कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गई है। बट मेंटल इलनेस होगी तो आप दोस्त के पास जाओगे कि मेरे को यार डिप्रेशन हो गई है? नहीं, बिल्कुल। आज के टाइम पे कुछ बहुत लोग तो कम, शेयर करते हैं बहुत बट कुछ कम नहीं करते करते, हैं, या बहुत कम करते, क्योंकि आपको बताऊं क्यों नहीं करते। उनको लगता है जजमेंटल, लोग हमें जज करेंगे कि अच्छा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक ही ऐसे ड्रामे करता है, इसको स्ट्रेस हो गया। या क्योंकि मेंटल अवेयरनेस है नहीं, मेंटल वेलनेस की बात नहीं होती है हमारी सोसाइटी में, तो लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है, मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मेंटल स्ट्रेस होता है, जो आते हैं वो कहते हैं हमें कोई समझता ही नहीं है, हम बता ही नहीं पाते। हमें कहा जाता है कि आपको वहम हो गया, आप जाओ जाके वॉक करके आ जाओ, अच्छा। ठीक है, पूजा कर लो। व्हेन अ पर्सन इज सो एंग्शियस, एंजाइटी में है, उसको पता ही नहीं चल रहा, अपने इमोशंस को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, वो कैसे कुछ वॉक करके कैसे वो ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम मैं कहती हूँ एनएलपी तो रोल प्ले करता ही करता है।
मैं कहती हूँ आपको थेरेपीज लेनी चाहिए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि लोग ओपन अप नहीं होते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस वक्त अगर आप ओपन अप नहीं हो रहे हो तो आप और इस चीज में घुसते चले जा रहे हो। तो ओपन अप होना इज अ स्ट्रेंथ, इट्स नॉट अ वीकनेस। हमारी सोसाइटी में समझा जाता है इट्स अ वीकनेस कि भैया तुम स्ट्रेस है, ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम मर्द नहीं हो, या तुम यू आर नॉट दैट स्ट्रांग। मर्द रो नहीं सकते। हाँ, मर्द नहीं रो सकता। औरत के लिए भी यही कहा जाता है कि औरतें तो पूरा घर संभालती है, उनको स्ट्रेस तो क्या, ये तो जर्नल चीजें हैं ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको आवाज उठानी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। पहले तो हमें जो हमारे घर के लोग हैं ना उनसे बात करनी चाहिए। आपके हस्बैंड हो गए, आपके फादर हो गए, अगर वो नहीं समझ रहे हैं ना तो आपको फिर हेल्प लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम आप ये देखो ना कि आज के टाइम पे क्या हमेशा से जो जनरेशन गैप है कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाता। इस चीज की वजह से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स तक वो अपनी पूरी बात पहुंचा नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे, और बहुत बार पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं उस सिचुएशन को। अब ऐसी सिचुएशन होगी, अब कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्रेकअप हो या एग्जाम में फेल होना हो या कहीं पार्टी करते हो या कभी किसी एक्सीडेंट हो गया हो या कोई दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है फ्रेंड, मतलब अडल्ट एज में। तो वो वाली चीजें वो हर एक चीज शेयर करना प्रेफर नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चीज चल रही होती है कि मेरे को तो समझेंगे नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे एक इंसान की बात सुनने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा आप पहले उनसे बात करो। अगर वो नहीं समझ पा रहे तो प्लीज वहां पे आप रुके नहीं, आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसको तो फिर आप थेरेपीज ले, आप काउंसलर्स के पास जाएं, आप हीलर्स के पास जाएं, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, बट उसका सोल्यूशन निकालें। बिकॉज अगर मेंटल हेल्थ को आप टाइमली ठीक नहीं करेंगे, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जब होता है फिर उससे निकलना नामुमकिन नहीं है, बट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें से निकलने के लिए। हाँ वही, लेकिन वही वाली मैं बात कर रहा था कि जब एक बच्चा स्ट्रेस में चल रहा है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है आज के टाइम में, आपने देखा होगा। मुझे बताएं, अब एक बच्चा स्ट्रेस में कैसे चल रहा है? उस बच्चे को स्ट्रेस में लाया जा रहा है सोसाइटी के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू। उसको बोला जाता है कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं, या इट्स गुड, यू नो, पढ़ना इज गुड, और परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। या फिर या तो इस कारण स्ट्रेस है, या आपके हस्बैंड वाइफ का स्ट्रेस आपका बच्चा भी ले रहा है। अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, आप बच्चे के सामने कर रहे हो, तो बच्चा तो स्ट्रेस में आएगा कि भाई हमारे पेरेंट्स को क्या हो गया, व्हाई दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, व्हाई दे आर नॉट हैप्पी ऑल द टाइम, दे आर स्ट्रेस्ड अप। तो वो स्ट्रेस वहां से भी ले लेगा। यही तो चाइल्डहुड ट्रॉमास की जो हम बात करते हैं, हम चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से ही लेके आगे बढ़ते हैं। और जो 8 साल की एज तक हमने सीख लिया, बस वही हमारे साथ आगे तक चलता है। बिकॉज 8 इयर्स तक ही हम सीखते हैं, उसके बाद तो फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, ये वो सब शुरू हो जाते हैं, तो फिर पीयर ग्रुप्स में आ जाते हैं हम। लेकिन जो बेसिक जो हमारी एजुकेशन है ना, वो 8 इयर्स तक होती है। और जो हमने सीखना होता है, जो हमारे पैटर्न्स, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं ना, 8 इयर्स तक बन जाते हैं। अच्छा, 8 इयर्स तक जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई, फैमिली में लड़ाइयाँ हुई, बहुत बार की पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गया या कुछ और हो गया, तो ये वाला जो ट्रॉमा है एक पर्सन को कितने सालों तक उसके दिमाग में रहता है, और इसको कम कैसे कर सकता हो? थ्रू आउट लाइफ। तो क्या एनएलपी की वजह से ये कम कर सकते हैं? पहले आप मेरी बात समझे, उसको ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा जब तक वो अपने इन पैटर्न्स को समझेगा नहीं और अपने आप को हील नहीं करेगा ना, ये पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। और यही उसके शायद लेसन्स हैं लाइफ के, जो उसको सीखने और इवॉल्व करना है आगे। तो जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, ये पैटर्न्स को हील नहीं करोगे, आपके साथ यही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। लेकिन वही वाली बात है ना मैम, जब एक बच्चा इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है, फिर हम बोलते हैं ना कि जब खराब टाइम होता है बुद्धि भी काम नहीं करती है ना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये वाली चीज़ें आती नहीं कि मुझे किसी से सेशन लेना चाहिए, मुझे किसी से बात करनी चाहिए। उसको हर टाइम यही लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैंने वही कहा कि फिजिकल हेल्थ की सब बात करेंगे, अगर फिजिकल इलनेस है तो आप बात करोगे। और अगर हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जिम्स तो इतने सारे, सब लोग जाके अपने बॉडी मसल्स बना रहे हैं, बट अबाउट योर मेंटल मसल, इसको कैसे बिल्ड करना है, इसका कैसे ध्यान रखना है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है आजकल, सब लोग यहीं पे परेशान है।
वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान यहाँ से नीचे तो हर एक चीज फीड कर रहा है, Yes. लेकिन इसको फीड करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए ना आज कुछ के तो टाइम चाहिए, पे। और क्या चाहिए पता है आपको? वही। अच्छा संग, अच्छे लोग, ओके। अच्छी बुक्स, बिकॉज बोला जाता है ना बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड। हम्म। कहाँ है बुक्स आजकल? आजकल तो बस मोबाइल से हाथ में, तो बुक्स तो रही नहीं। बट हम आज भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, यू हैव नॉलेज। अब आप बात नहीं कर रहे हो, आप सोल्यूशन चाहते नहीं रहे हो, चाह नहीं रहे हो, तो आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? एंड यू नो, आप कहते हो कि कैसे किसी के पास जाएं। जब आप मेंटल स्ट्रेस में होते हो ना, आप एक कंफर्ट जोन पे भी चले जाते हो। आपको लगता और है उस कि टाइम पे तो बंदा बात करना प्रेफर नहीं करता ना किसी दैट से इज भी। द कंफर्ट जोन एट दैट टाइम, कि आप पड़े रहो, कुछ करना भी नहीं है, बस तरस खा रहे हैं लोग। आप विक्टिम मूड में भी चले जाते हो कि सब लोग आपको देख रहे हैं, तरस खा रहे हैं, यार इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक कंफर्ट जोन में भी आप चले जाते हो। तो फिर उससे निकलने के लिए यू नीड गट्स, यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वन, एंड देन प्रोफेशनल सपोर्ट आल्सो। तो ये सारी थोड़ा चीजें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माइंड ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम हर चीज को मतलब पॉसिबल कर सकते हैं। माइंड ही सब तो कुछ है। और अगर हमारा दिमाग सही रहेगा तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं। Yes. तो कहीं ना कहीं मतलब एनएलपी हमारे माइंड को बेस्ट करने में हेल्प करता है ना? यही है ना? हमारी बेस्ट वर्जन बनने में, बिकॉज इट्स अ मैनुअल ऑफ योर माइंड। अपने माइंड को कैसे सही रखना है, कैसे सही तरीके से चलाना है, कैसे बेस्ट निकालना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, ये हमें एनएलपी बहुत हेल्प करती है। ओके, सो अब जैसे जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो दिमाग में इतना सारा स्ट्रेस लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रेशर है, उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। वो किस तरीके से अपने माइंड में कामनेस बनाए रखें? उनको क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए सो दैट उनका दिमाग कूल रहे, काम रहे, इतना ज्यादा स्ट्रेस ना रहे? बिल्कुल, कुछ एक टेक्निक्स हैं, जैसे आप जर्नलिंग कर सकते हो। सुबह उठ के आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भर क्या है, थोड़ा सकते इसको हो। एक्सप्लेन करो। ग्रेटिट्यूड इज, आप एहसान मंद हो, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, तभी आप अपने आप को स्थिर रख सकते हो कि अच्छा मेरे पास ये सब चीजें हैं, शुक्र है ऊपर वाले का कि आई हैव ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड इज फर्स्ट थिंग, देन यू कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मेडिटेशन जब आप आईज क्लोज करके बैठते हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एक मिनट मैं आपको सॉरी रोकना चाहूंगा। मेडिटेशन के ऊपर सारी दुनिया बात करती है, ठीक है, सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, छोटे बच्चे को बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं, हर एक इंसान को बोलते हैं, लेकिन कोई इंसान सही तरीका नहीं बता रहा कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें, पहला स्टेप कैसे करें। अगर आप वो बता दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लोग कनेक्ट कर पाएंगे और लोग स्टार्ट तो करेंगे, फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे उनको रास्ते आगे मिलेंगे। सी आजकल मेडिटेशंस के तो इतनी ब्रांचेस हैं, इतना निर्वाणा, बहुत कुछ है, मतलब वही तो कंफ्यूजन है ना लोगों को। कंफ्यूजन है। बट मेडिटेशन जो मुझे लगता है, जो मैं करती हूँ, उसमें यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड। आप थोड़े टाइम के लिए जैसे आपने आंख बंद की, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट नोटिफिकेशन आ जाएगी फोन की, तो वो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके गैजेट्स आपके सब पास कुछ छोड़ देना है ना। यस, आपको स्टिलनेस फील करनी है। अगर आप मिनिमम 5 मिनट भी करेंगे ना, तो ये भी आपके लिए आपको रिचार्ज कर देगी। कुछ नहीं करना, स्टिलनेस में जाएं, देन जस्ट आप ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करें, वो भी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा। आप अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, गो फॉर अ लिटिल वॉक, थोड़ी सी आप वॉक कर ले, या आप एक कॉफी पी ले सो दैट यू आर चार्ज्ड अप, या फिर आप किसी से बात कर ले, इफ यू हैव लव्ड वन, उनको कॉल करो, आपका मूड बदल जाएगा। तो रिलैक्स होना, स्ट्रेसफुल होना आप कहते हो कि दूसरों के हाथ में, बट रिलैक्स होना आपके हाथ में। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बस हम प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे अपने आप को। चल देख लेते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। बट जब एकदम हम लोग ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पे आ जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस तो और भी बुरा है, वहाँ पे आके चीजें मुश्किल आती है। तो स्ट्रेसफुल जिंदगी है, बट स्ट्रेस फ्री उसे हम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, then through journaling, through gratitude, और spending time with your loved one, having pet at your home, उसके साथ टाइम बताओ, कुछ अच्छी चीजें देखो, पेरेंट्स के साथ टाइम बताओ, तो ये सारी चीजें आपको खुशी देती है। ओके, जैसे कि एक इंसान स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे निकल गया उसका, तो गाने कितना रोल प्ले करते हैं कि इंसान के माइंड या मतलब उसके इमोशंस को चेंज करने में?
अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपको पूरा ही शिफ्ट कर देंगे। आप जो आपका म्यूजिक जब कौन सा म्यूजिक सबसे जल्दी वो कर देता है, ये शिफ्ट तो करता है इस तरह का? अगर आप म्यूजिक लवर हो तो जो आप जैसा म्यूजिक आप पसंद करते हो वैसा सुनोगे तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन इफ यू आर इन अ स्ट्रेसफुल मूड तो स्ट्रेसफुल अगर आप घर आके अगर आप कुछ मंत्र चैंटिंग जो जब चल रही है वो लगा दें, या रेकी म्यूजिक्स हैं अगर आप वो साइड पे लगा दें, या कोई भी मंत्र भी बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं वो आप साइड पे लगा दें, चलते रहेंगे ना तो वो आपका पूरा उस होम की एनर्जी उस एनवायरनमेंट को बहुत पॉइस कर देंगे, तो वो स्ट्रेस आपको फील ही नहीं होगा। यू फील सो लाइट आफ्टर लिसनिंग दोस मंत्रास एंड ऑल। ठीक है, सो एनएलपी में कोई ऐसी चीज जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए आप बताना चाहोगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि ये पता सबसे पहले अगर इफ समबडी इज हैविंग स्ट्रेस प्लीज कम फॉरवर्ड, स्पीक अप, बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अंदर रह जाएंगी स्ट्रेस्ड इमोशंस इलनेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो स्पीक अप, अपनी बात रखें। इमोशनली जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, थेरेपीज की, हीलिंग मोडालिटीज की हेल्प ले सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी भी हेल्प ले सकते हो। सो अब हम एनएलपी की बात कर रहे थे। Yes. यहीं से कहीं ना कहीं एनएलपी के थ्रू हम अपने रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकते हैं, और मेरे को लगता है जो हमारा माइंड में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो रिलेशनशिप ही होता है। यस, फॉर मैरिड पर्सन होता है, यस, इवन अनमैरिड भी, क्योंकि वो भी रिलेशनशिप में होते हैं तो उस ट्रॉमा में गुजर रहे होते हैं। तो आज के टाइम पे आपने एक चीज बहुत देखी होगी कि लोग ना रिलेशनशिप की वजह से ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। क्या कारण क्या है? रिलेशनशिप की वजह से डिस्ट्रैक्टेड मींस उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही, मतलब वो बाकी काम भी सही से नहीं कर पा रहे, उनके वर्क पे मन नहीं लग रहा है, उनका खाने सही से नहीं खा पा रहे, उनकी फिजिक उतनी सही नहीं रह रही क्योंकि वो डिस्टर्ब है रिलेशनशिप की वजह से। हाँ, बिकॉज रिलेशनशिप में अगर तो आप मैरिड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि एक जर्नल बात कर रहे हैं? जर्नल बात कर रहा हूँ। हाँ, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन। इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, तो आप खुश नहीं रह सकते। इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही तो स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस बहुत मतलब बहुत कॉमन है रिलेशनशिप के अंदर आज की डेट में। सो अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में जैसे कि अब मान के चलो कोई इंसान एक नया रिलेशनशिप में आया है, ठीक है, या हम अडल्टहुड की बात करते हैं, ठीक है, तो इतनी जल्दी स्विच क्यों हो जाते हैं? वो थोड़ी देर के बाद उनका मन भर जाता है, फिर वो दूसरी जगह डेट करने लग जाते हैं। कारण क्या है इसका? ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज क्यों आ रहे हैं? एक तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, दूसरा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे चाइल्डहुड ट्रॉमास। बचपन में इतनी इनसिक्योरिटीज है, पेरेंट्स की इतनी इनसिक्योरिटीज देखी है तो विश्वास नहीं होता है कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी चल सकती है, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ट्रांसपेरेंसी हो सकता है ना हो, कुछ ऐसी चीजें हो, आपकी केमिस्ट्री आपस में ना मिल रही हो, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो बड़े बन के आपका ब्रेकअप करा सकते। बड़े तो छोड़ो मैम, आजकल तो 2 महीने में ब्रेकअप हो जाता है। एक्चुअली ब्रेकअप इसलिए हो रहा है कि हमें पता ही नहीं हमें रिलेशनशिप में चाहिए क्या। हम पिक एंड चूज कर रहे हैं। तो हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें हमारे पार्टनर में क्या चीजें चाहिए। तो अगर आप वो डीप डाउन आपको पता होगा ना, देन यू विल अट्रैक्ट गुड पर्सन इन योर लाइफ, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, एक अच्छा पार्टनर कैसे ढूंढे? ये आपका आइडल पार्टनर क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा है। और ढूंढने की तो मुझे नहीं लगता वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाता है, या आपको आइडल पार्टनर वैसे तो देखा जाए तो कोई नहीं होता। बिकॉज मैरिज में जब दो लोग एक साथ आके रहने लगते हैं तो दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है। जो आप वाइफ है वो तो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से आ रही है, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो मैच होना तो वैसे ही मुश्किल है। तो परफेक्ट मैरिज है ही नहीं इस दुनिया में, और अगर परफेक्ट मैरिज होगी तो फिर तो प्रॉब्लम्स ही खत्म होगी। और इम्परफेक्शन से जब हम अपनी जिंदगी को, रिलेशनशिप को चलाते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, तो उसका अपना ही मजा है। और आप ऐसे जहाँ पे प्यार होता है वही तो नोक झोंक होगी, तो इम्परफेक्ट ही होती है मैरिज, आइडल मैरिज नहीं होती। और आइडल कपल आई डोंट नो क्या होता है वो, बिकॉज मिलता नहीं है वो आपको। आप मैरिजेस टू सम एक्सटेंट, मैं नेगेटिव अप्रोच नहीं बता रही, बट मैरिज इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, बिकॉज एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से
एक लड़की आ गई है, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट के हो, अब आप एडजस्ट करो। हो सकता है वो एक बहुत मॉडर्न कल्चर से आ रही है, आपके यहाँ बहुत रिजिडिटी है, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो कैसे चलेगी? अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि आपको समझाए कि आपने देखना है कि उसको कैसे कोप अप करना है, अपनी फैमिली में कैसे एडजस्ट कराना है। वो तो रेडी है ना, अपने पापा को, अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ आ गई। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परफेक्ट हस्बैंड बन के, एक पार्टनर बन के कैसे उसके साथ रहना। तो मैन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यस, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? विच वन इज बेटर? बोथ आर बेटर। लव मैरिज, सी लव एट फर्स्ट साइट तो एकदम हो जाता है ना, तो फिर वैसे ही निकल भी जाता है व्हेन यू हिट द रियलिटी। बिकॉज जब आप लव मैरिज में जाते हो ना, तो आपको सारी गुडी गुडी चीजें ही दिखती है आपके पार्टनर की। लेकिन जैसे आप मैरिज लव हो गया, देन व्हेन यू कम इनटू द मैरिज, जब आप मैरिज में आते हो तो ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है ना, पहले आपको आपके बॉयफ्रेंड की वो रियलिटी या गर्लफ्रेंड की वो रियलिटी नहीं दिखी होगी, आपने सिर्फ गुड गुड चीजें ही देखी होंगी। बट जैसे शादी होगी, अब आप एक फैमिली में आ गए हो, तो देन आपको रियलिटी में पता चलेगा कि आपका पार्टनर कैसा है। तो मतलब शादी इज वेरी इजी, बट उसको निभाना इज वेरी चैलेंजिंग। तो लव मैरिज के भी अपने फायदे अपने नुकसान है। अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें, तो वहाँ पे भी वही है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ शादी करें जिसको आप ज्यादा जानते नहीं हो, तो उसके साथ अडेप्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले होता है केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री आप किसी के साथ भी बना लोगे, है ना। देन इज कंपैटिबिलिटी जहाँ होती है ना, मतलब आप अपने पार्टनर की आंखों में डाल के आंखें देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। बट द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कनेक्शन। जब आप कनेक्शन बना लेते हो ना अपने पार्टनर के साथ, फिर कनेक्शन और कंपैटिबिलिटी जब मिलती है ना, तो फिर रिलेशनशिप सही चलती है। केमिस्ट्री तो बनती रहती है। तो मतलब 3C चाहिए या 3C चाहिए, और कनेक्शन इज द मोस्ट क्रूशियल। अगर आपका कनेक्शन कैसे बनाए? फिर कनेक्शन बनाए अपने पार्टनर की बेस्ट चीजों को देख के, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, उसकी जो अच्छी चीजें हैं ना, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। डू यू थिंक एनीबडी इज परफेक्ट हियर? नो। तो आपके पार्टनर की अगर 5 चीजें आपको पसंद नहीं है, तो पक्का 10 चीजें ऐसी होंगी जो आपको पसंद होंगी। तो उस 5 को भूलिए, उन 10 पे फोकस करिए। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी वो 5 चीजें अगर गलत है तो आप उनको सहें। यू हैव टू मार्क द बाउंड्रीज ऑल्सो। हेल्दी बाउंड्रीज होनी रिलेशनशिप की पहली रिक्वायरमेंट है। कि आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ माय पार्टनर, प्लीज डोंट क्रॉस इट। तो हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज में भी मैंने आपको यही कहा कि अरेंज मैरिज में तो ऐसा ना कि आप एक घर से आप लड़की ले आए हो। और आपको एक चीज बताऊं, जब हम अरेंज मैरिज करके एक लड़की को लेके आए, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ गई ना, आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी लाइफ का ध्यान रखना। और आपने 7 फेरे भी लिए, उसमें पता नहीं कितनी कस्में खा ली, वादे कर लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे लड़की घर पे आई, फैमिली क्या करती है, जो हमारी सास, जो भी बड़े हमारे एल्डर्स होते हैं, फटाफट उसको चाबी दे देंगे, ये लो चाबियां घर की, संभालो, आज से घर तुम्हारा, किचन भी तुम्हारी, तुमने अब लुक आफ्टर करना है सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, आपने उसको दे दी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब उसकी राइट्स की बात आती है, तब वो चीज क्यों नजर नहीं आती? उसके राइट्स की तो कोई बात ही नहीं करता। आज की जो वुमेन है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, काम भी कर रही है, बट उसको सारे ट्रेडिशनल रोल्स करने हैं। मतलब घर पे सुबह जल्दी उठना है, सबसे लेट सोना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, जॉब करनी है, सब कुछ करके मैनेज करके उसने जॉब भी करनी है। तो वहां पे हेल्प क्यों नहीं होती? उसके राइट्स की बात क्यों नहीं की जाती? तो अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी आती है कि एक बैलेंस नहीं बना पाते हम लोग। और बैलेंस बनाना अगेन इज किसका काम है? मैन का। आपके लाइफ पार्टनर जो आपके हस्बैंड है, उनका काम है। हम लेके आ गए उनको, और उनको हमने बिल्कुल पीछे एंड में रखा है। उनको प्रायोरिटी हम एंड में दे रहे हैं। पहले हम अपने पेरेंट्स को सुन रहे हैं, मदर को सुन रहे हैं। नहीं, आजकल के टाइम पे उल्टा है मैम। ऐसा नहीं है,
आपको लगता है उल्टा, लेकिन आज भी ट्रेडिशनल फैमिलीज में आप जाके देखें ये चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। हमें लगता है हम मॉडर्न हो गए हैं, बहुएं नहीं सुनती हैं। मैं कुछ इस प्लेटफॉर्म में मैं कुछ भी गलत कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं मैं बोलना चाहती, मैं हर घर की कहानी आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जैसा आप बोल रहे हो कि बहुएं नहीं सुनती, सो इट्स अ गिव एंड टेक। सी एक हाथ से ताली नहीं बनती ना, इट ऑलवेज टेक्स टू टू मेक अ वर्ल्ड। तो वो कंपैटिबिलिटी एक दूसरे में बिठाना एक मर्द का काम है, एक हस्बैंड का काम है। बिकॉज एक तरफ अगर मदर है तो एक तरफ आपका लाइफ पार्टनर भी है, और ये लाइफ पार्टनर आपका लाइफ का पार्टनर है। तो उसको इम्पोर्टेंस देनी, उसको रिस्पेक्ट देनी, ये आपका फर्ज है। अगर आप आज उसको इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कल को आपके बच्चे भी आपसे यही सीखेंगे और वो अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल है। ओके यस। अब आपसे पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मुझे लगता है कि यार दोनों मैरिजेस अपनी अपनी जगह ठीक है। लव मैरिज के जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट्स योर ओपिनियन? वो तो आपने बता दिया जनरल, आपका ओपिनियन क्या है? if I talk about my case, I have love come arrange marriage, तो बहुत अच्छे से चल रही है। we have that chemistry, we have that compatibility and we have that connection। मैं मतलब you are having 3C या मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कभी लड़ाई नहीं होती, इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो लड़ाई है उस दिन खत्म होके ही हम लोग सोते हैं, हम उसको लिंगर ऑन नहीं करते। लाइक माई हस्बैंड इज वेरी इम्पेशेंट और मैं थोड़ी पेशेंस वाली हूँ, तो हमारा अक्सर क्लैश होता है। और हमारा नहीं, सबका होता है, हर कपल में लड़ाइयाँ होती है। जिस कपल में लड़ाइयाँ नहीं होती, मुझे लगता है कि फिर वो पता नहीं कैसे रहते हैं। तो लेकिन वो कनेक्शन जब बनता है ना, तो आपको समझ आ जाती है आपका पार्टनर क्या चाह रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है जब आपका कनेक्शन बन जाता है। ओके सो आज के टाइम पे आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी होगी, डाइवोर्स रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो डाइवोर्स रेट इसलिए बढ़ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है। और एक चीज हो रहा है, हम इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हैं। आपकी वाइफ आपके पास बार बार आके कह रही है कि मुझे सुन लो, मेरी बात सुनो, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो। और आप ये कहते हो कि 6 बजे के बाद तो मैं घर पे ही होता हूँ, बट 6 बजे के बाद जब आप घर पे होते हो, आपके हाथ में फोन होता है या टीवी का रिमोट होता है। यू आर नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम टू योर पार्टनर। तो फिर जब वो एक टाइम के बाद उसको लगता है कि मेरे इमोशंस की तो वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा। और फिर वी आर एजुकेटेड टुडे, हम लोग एजुकेटेड है, फिर हमें अपनी इमोशंस का ध्यान रखना है। तो इन रोज मर मर के जीने से बेटर है, हमें लगता है कि सबसे आसान तरीका है डाइवोर्स लो, आगे बढ़ो। तो इसीलिए डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, और इंटरेस्टिंग बात है, 50% जो कपल्स है ना, उनका डाइवोर्स हो रखा है सबका। लेकिन हम क्या करें, किसी ना किसी तरीके से, अब बच्चे हैं, फैमिली है, तो निभा रहे हैं, अदरवाइज डाइवोर्स्ड है हम सब। ट्रेडिशनल लोग, मतलब जो पुराने लोग हैं, वो तो ज्यादा थे यार, क्योंकि तब तो उनके पास ऑप्शन नहीं ना थे। आजकल तो लड़कियां तब तो ये था ना, समाज क्या बोलेगा। हाँ, आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, मतलब लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का ही पढ़ा, लगता है उनको लगता है कि यार खत्म करो और आगे बढ़ो। आजकल यही हो गया है। तो बेसिक रीजंस आर ट्रांसपेरेंसी, इमोशनली अनअवेलेबल होना, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा गलती मेल की या फीमेल की है? दोनों की। ऐसा नहीं है कि मेल ही गलती करता रहेगा और वुमेन नहीं करेगी, या फीमेल ही गलती करेगी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि डाइवोर्स होने का रीजन ये इसलिए भी है क्योंकि फीमेल्स को लगता है कि उनके पास ज्यादा राइट्स हैं, उनको ज्यादा चीजें मिलेगी, कहीं ना कहीं वो उस चीज का भी वो दिखाते हैं कि लॉ उनके साथ है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो कहीं ना, आई डोंट नो, सोचते नहीं सही है। हाँ, मतलब जब, बट वहां तक पहुंचे कैसे, कुछ ना, जब आप शादी कर रहे थे एक दूसरे से, तब तो आप अच्छे से, यू वांट टू बी एक लंबी जिंदगी, लाइफ पार्टनर्स थे, लंबी जिंदगी बिताना चाहते थे। अब जब प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपस में, तो फिर लड़की ऐसा सोच सकती है कि भाई मेरे, अगर तुझे ऐसा नहीं तो ऐसा ठीक है, मुझे ये दे दो और तुम अपना जिंदगी जियो, मैं अपना जियो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो यूज करे। बट अगर कोई लड़की भी ऐसा यूज कर रही है, तो बहुत हैवी हार्ट से कर रही होगी, बहुत दुखी होगी, या बहुत प्रॉब्लम में होगी जो ऐसा कर रही है। कुछ लोगों की इंटेंशन सही नहीं हो सकती, तो वो ऐसा कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई अपना घर खुद अपने हाथों से तोड़े, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा।
लेकिन मॉडर्न एरा ना, आजकल के टाइम पे यही होता है ना कि हर कोई इंसान अपने से बेटर की तलाश में होता है, करंट से बेटर की तलाश में होता है। तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं आई जाती होगी ना चीज के, उससे बेटर कहीं मिल रहा है। और जैसे कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे 8-9 घंटे जितना टाइम वो घर पे रहते हैं उतने उससे ज्यादा वो बाहर रहते हैं। तो वहां पे उनका अच्छी वो हो जाती है, शायद जो प्यार उनको घर पे नहीं मिल पा रहा है वो उनको वहां पे मिल रहा है, तो उस चीज की वजह से वो स्विच करते हैं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन ये फिर मैं वही कहूंगी कि ये हमारी अपब्रिंगिंग पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हमारी वैल्यूज कैसी है, हमारे बिलीव्स कैसे, हमें क्या सिखाया गया है, और आपका पार्टनर कैसा है। और आपको पता है, अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपको पता चल जाएगा। आपको 100% पता चल जाएगा कि आपको चीट कर रहा है। आप उनकी हरकतों से पता चल जाएगा कि ही इज चीटिंग यू या शी इज चीटिंग यू। तो आपको पता चल जाता है। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसके साथ रहना चाहिए। इफ समबडी इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, बिकॉज सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक रिलेशनशिप की है रिस्पेक्ट। इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो प्यार तो तीसरे नंबर पे है। पहले रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, देन लव। तो अगर ये दो चीजें मिसिंग है तो फिर तो आप उसके साथ कर क्या रहे हो, आप रह किस लिए रहे हो। सिंपल, यू हैव टू लीव। आपको छोड़ देना चाहिए। बहुत सीधी बात है। बट आप मुझे बताएं, जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको चीट किया जा रहा है, आई मीन सो व्हाट इज द फन ऑफ स्टेइंग विद दैट पर्सन। बिल्कुल राइट। अब मैरिज की बात करते हैं, रिलेशनशिप के बाद मैरिज ही होती है। तो अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो एक लड़के में क्या क्या चीजें देखे तो उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, मतलब क्या क्या क्वालिटीज देखे? ओके, कैरेक्टर। कैरेक्टर इज द करेक्ट, ओके, कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप जीरो भी होगे ना, तो उसके लिए वो हीरो ही होगा। बिकॉज यू आर गिविंग हर रिस्पेक्ट। तो एक औरत को चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान। और वो ये देखती नहीं नहीं, आजकल के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आप मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताती हूँ। आज औरत को एक मर्द में क्या चाहिए पता है आपको? ये चाहिए कि उसको ये लगता चाहिए कि वो आपको प्यार करे सबसे पहले। और जब वो आसपास आपके हो, वो मर्द, तो क्या आप सेफ हो? जब क्या उसका साया आपके सर पे है, तो आर यू फीलिंग सेफ, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? बस यही चाहिए औरत को। लेकिन मैम मेरे को ऐसा लगता है, या जो हम देख रहे हैं रील्स वाले जमाने में है, कहीं ना कहीं पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर एक लड़का करेक्टर में भी अच्छा है, ऐसे नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी केयर भी कर रहा है, बट अगर उसके पास पैसा नहीं तो उसके साथ वो शादी क्यों करेगी? दूसरा लड़का ये नहीं कि करेक्टर में खराब है, बट अगर इतना अच्छा नहीं भी होगा वो, बट फिर भी लड़कियां वहीं पे प्रेफर करेंगी जिसका पैसा ज्यादा है। ये कितना सही है? तो ये शॉर्ट लिव्ड होगी। उस जो ये जो तो इसी साइड जा रहे हैं क्या? यही रीजन है जिसकी वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं? बिल्कुल। पैसा आपको, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा आपको बहुत कुछ देता है, और आजकल तो हैप्पीनेस भी दे रहा है लोगों को। बट स्टिल यू नो आपको, लेकिन जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपको वैसा चुनना है जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी दोनों में हो। और ऑफ कोर्स वो कमाए भी। आप एक ऐसे इंसान से शादी कर लो जो कुछ कमा नहीं रहा, तो आपकी जिंदगी प्यार से चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जब आप शादी करते हो तो जो प्यार है ना, वो खिड़कियों से बाहर निकल जाता है जब आप रियलिटी को हिट करते हो। बिकॉज यू नीड मनी फॉर रोटी कपड़ा एंड मकान, फॉर सर्वाइव। तो ऑफ कोर्स आपको एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो सक्सेसफुल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो कमा के लाए, जो आपको, आप उसके साथ शादी कर रही हैं तो आप भी चाहेंगी ना खुश रहना। तो जो आपको घुमाए या आपको अच्छी जिंदगी दे पाए, घुमाना तो चले छोड़िए, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको अच्छी जिंदगी दे सके, आपके बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके, तो आपका पार्टनर मुझे लगता है आपको वैसा चुनना चाहिए। सो अब ये बताओ कि लड़के को जब शादी करनी है तो वो एक लड़की में क्या देखे, किस तरह की लड़की को चूज करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज देखे? वैसे तो लड़के ये प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तो आजकल तो हर कोई खूबसूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल है सब। yes. लेकिन मैंने आप समझ रहे हो। हाँ मैं समझ रही, बट लड़के हमेशा ये चाहते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी हो, और जो लड़की उनके घर में आए, जो मेरा तजुर्बा कहता है, वो ये चाहते हैं कि वो उनको तो संभाले, उनके परिवार को भी संभाले, उनके बच्चों को भी संभाले। बिकॉज आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर, उनके बच्चे होंगे तो उनको भी संभाले। तो एक वो बहुत स्थिर, एक स्टेबल लड़की से शादी करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आजकल लड़के, आपको पता है क्या चाहते हैं? कि उनकी बीवी भी कमाए, उनको भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो फाइनेंशियल भी साउंड हो। बिकॉज पैसे कम पड़ते हैं, तो उनको ये चाहिए कि पैसा कमाने वाली ही उनकी लाइफ में आए।
which is good, चलो मानते हैं अच्छा है, लेकिन फिर उनको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए ना। ओके, यस, सही। अब बात करते हैं हम जो अडल्ट एज में बच्चे हैं। हाँ। वो भी ना बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में होते हैं, बोलते हैं यार मेरे को बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत एंजाइटी है, क्योंकि उनके ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब और जैसे कि कोई इंसान नया नया रिलेशनशिप में है, अब तो मेरा प्यार है, मैं सीधा शादी करूंगी, ये है वो है, और उसके 6 महीने के बाद कहानी चेंज हो जाती है। और कभी कभी वो इंडिविजुअल उस चीज को बड़ा पर्सनली ले लेता है। तो इन सब चीजों से कैसे बचें, और क्या मतलब रिलेशनशिप में आना चाहिए? रिलेशनशिप में आना चाहिए, रिलेशनशिप ही तो जिंदगी है, अदरवाइज जिंदगी है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो हु विल नो यू, आप हो कौन अगर आपके पास कोई अपना ही नहीं है। तो ब्रेकअप हो गया होगा तो मेरी उसका बात तो नहीं सुनो, होगा हमने किसी के पास। स्टार्टिंग में ही कहा था ब्रेकअप क्यों होता है, देयर आर फ्यू रीजंस। या तो जो आपका सामने वाला पार्टनर है उसके कुछ ट्रॉमास है, या उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, उसको पता ही नहीं चाहिए क्या, या आपके साथ वैसा है, कुछ डीप डाउन कुछ चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, तो वो रिपीट होते रहेंगे जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाएंगे और अपने आप को हील नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अगर जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे। ओके, तो जो जब हम एक इंसान रिलेशनशिप में होता है तो वो पास्ट रिलेशनशिप को कभी कभी बीच में ले आता है, उस चीज की वजह से प्रॉब्लम होती है। यस होती है, तो उससे ओवरकम कैसे करेगा? एनएलपी के थ्रू, बिकॉज एनएलपी में हम ये सिखाते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस में कैसे आना है। अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो गई है तो दैट इज योर पास्ट, आप पास्ट को प्रेजेंट में कैसे ला सकते हो, पास्ट तो चला गया ना। तो अगर आप पास्ट को प्रेजेंट में लाओगे तो प्रेजेंट खराब होगा, तो प्रेजेंट में तो उसको लाना नहीं है। तो यस, थ्रू एनएलपी वी कैन हेल्प कि आप पहले एक्सेप्टेंस में आइए, एक्सेप्टेंस में लाके फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में लाया जाता है कि नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट पर्सन हैज गॉन, या कुछ भी गलत हुआ है वो हो चुका है, व्हाट इज योर प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में लाके फिर उनको बताया जाता है नाउ दिस इज योर एरिया एंड यू हैव टू वर्क हेयर, बी रिस्पॉन्सिबल, बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और फिर हम वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं, फिर चीजें ठीक होती है। ओके, सो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए? बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ईजी है, लव इज द फाउंडेशन। आप अनडिवाइडेड अटेंशन दें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना मैम कि आज के टाइम पे आप देखो हर इंसान जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो दो लोगों को एक पेज पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना। तो कभी कभी एक इंसान नहीं मानता, एक चीज उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करके रेडी है, तो दूसरा इंसान चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स डाल ले, फिर वो कहीं ना कहीं एक पेज पे तो आ नहीं पाते ना। जैसे कोई कॉर्पोरेट में वो जॉब कर रहा है, कभी फीमेल वो नहीं समझेगी, कभी मेल नहीं समझेगा, तो इस चीज को कैसे करेंगे मतलब सॉल्व? मैं वही तो बता रही हूँ ना, वो जो 3 चीज मैंने आपको बताई है ना, वो सीख, एक्चुअली मैरिज को भी सीखना पड़ेगा कि हमने आज देखो यही तो हम बात कर रहे हैं। कभी पहले आपने सुना था कि कोई रिलेशनशिप पे बात कर रहा है या किसी को थेरेपी रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, कहीं सुना था? अब ये चीजें आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा कि ये आपकी रिलेशनशिप है, ये आपको ही बचानी है, आपको ही सोल्यूशंस ढूंढनी है कि इसको कैसे लाइवली कैसे रखना है। यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम। अगर आप रोज नहीं निभा सकते, टाइम नहीं बिता सकते, तो वीकेंड रखें, आप डेट पे जा सकते हैं, डिनर डेट पे जाइए, या आप कुकिंग एक साथ कर सकते हो, या आप कोई मूवी साथ देख सकते हो, सो दैट यू कैन मेक दैट कनेक्शन विद ईच अदर कि लाइक हम एक दूसरे को चाहते हैं, वी आर हेयर फॉर ईच अदर, कुछ भी हो जाए वी आर वन, वी आर टुगेदर। तो वो फीलिंग लाना दोनों पार्टनर का, ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड का ही काम है, और ये नहीं कि सिर्फ बीवी ही आपको बोलती रहे। तो वो कनेक्शन बनाना दोनों का ही काम है कि आप यूनाइटेड रहें, सो दैट आप कामली अपनी जिंदगी को जी सके। सी, अगर आप घर से स्ट्रेसफुल है, सॉरी अगर आप बाहर स्ट्रेस में है, आप वो स्ट्रेस, आप कहते हो ना कि हम दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हैं, वैसा नहीं होता। आप एनर्जेटिकली वो स्ट्रेस लेके आते हो, और वो आपकी लैंग्वेज से, वो आपकी बात से फील हो जाता है। तो वो स्ट्रेस हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब उसको हैंडल करना ये हमारे हाथ में, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट, देन क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम आपके बेडरूम तक ही रहनी चाहिए, पब्लिकली बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही सुलझनी चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन शट डाउन नहीं करनी। बिकॉज जब कम्युनिकेशन शट डाउन होती है ना, तब वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, बिकॉज आप अपने पार्टनर से बोल ही नहीं रहे हो,
जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो हम इज्यूम करते हैं कि इसको सब पता होएगा, उसको हाँ। कैसे पता होगा, इज्यूम करने लगते हैं। तो कम्युनिकेशन कभी शट डाउन नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ वो शट डाउन हो ना, फिर रिलेशनशिप खराब होना शुरू होती है। ओके, सो अब पेरेंट्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं, Yes. बहुत सारी चीज़ें मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनरेशन गैप आ जाता है। आजकल के टाइम पे कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह बिहेव करें सो दैट बच्चे उनसे चीज़ें ना छुपाएं, कोई भी चीज़, चाहे वो बाहर क्लब जाना है उसको, चाहे उसको गर्लफ्रेंड से डेट करनी है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना यार पेरेंट्स को थोड़ा ना बताएंगे मेरी गर्लफ्रेंड है। आपको क्या लगता है ये नहीं बताना चाहिए या पेरेंट्स को खुद फ्रेंड की तरह उनको गाइड करना चाहिए सिचुएशन पे? पेरेंट्स को उनको एज अ फ्रेंड गाइड करना चाहिए। आजकल हम लोग पेरेंट्स बन के बच्चों को जब थोड़ा सा देखते हैं ना, तो वो अनॉयड फील करते हैं कि पापा हमें बार बार ये बोल रहे हैं या मदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। उससे बेटर है बी अ फ्रेंड, आप उनका अच्छा दोस्त बने, उनकी लेवल तक जाएं। हम यहाँ होते हैं तो बच्चे यहाँ होते हैं तो हम यहाँ से ही बात कर रहे होते हैं, आप उनके लेवल तक जाइए, उन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर अडल्ट हो रहे हो तो ऑफ कोर्स यू हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट, तो इट्स नेचुरल, कोई गलत थोड़ी है, ये तो नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है। तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना, इनफैक्ट तब उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। हाँ। तो वहाँ गाइड करना कि अच्छा कैसे आपको करना है, शेयर करना बहुत जरूरी है। जब देखो कम्युनिकेशन अगर वहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन की शट डाउन होगी ना, अडल्ट्स की, तो भी प्रॉब्लम है। फिर आगे वो बिल्कुल भी शेयर ही नहीं करेंगे आपके साथ। जब वो शादी करके ले आएंगे तो भी वही कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो वो गैप ना आए, आपको बच्चों को एज अ फ्रेंड बन के आपको रहना जरूरी है आज के टाइम में। पेरेंट्स को टाइम निकालना आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। अडल्टहुड में है तब भी आपको पता होना चाहिए, छोटे हैं तब भी पता होना चाहिए। इट्स वेरी एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। एंड एक चीज और, पेरेंटिंग डज नॉट मीन ओनली मदर, पेरेंटिंग मीन मदर एंड फादर। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया। अगर वो अच्छा कर रहा है तो डैड ने सिखाया। हमारे कल्चर में थोड़ा सा ऐसा है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो पेरेंटिंग की जब बात आती है ना, तो मदर फादर आते हैं। मदर अकेली पेरेंटिंग नहीं कर सकती, फादर अकेली नहीं कर सकती। तो पेरेंटिंग मीन्स बोथ मदर एंड फादर। और आजकल बहुत सिंगल पेरेंट हैं जो बच्चों को मतलब डाइवोर्स जैसे आप कह रहे हो जाते हैं, तो सिंगल पेरेंट होके उनको हैंडल करते हैं, बड़ा करते हैं, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बिकॉज यहाँ तो कोई मदर नहीं देख, किसी का मदर है तो किसी के पास फादर नहीं है। तो फादर का जो वॉइड है, जो गैप है ना, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। और आप कह रहे हो ना क्यों हो रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंसान जब बड़ा हो रहा है तो उसने बचपन से वही चीजें लेते चल रहा है ना, वही ट्रॉमास, वही इमोशनल, उसकी सप्रेस इमोशंस है। जब फादर चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं था, जब मदर चाहिए थी वो थी ही नहीं। तो फिर वो वही से ऑपरेट करेगा, एक के साथ अफेयर होगा, वो छोड़ेगा दूसरे तक, जब तक वो सीखेगा नहीं कि दिस इज व्हाट लाइफ इज, वी हैव टू मूव ऑन। तो इसीलिए चाइल्डहुड की जो चीजें बहुत मैटर करती हैं। सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है रिलेशनशिप को अच्छा और बुरा बनाने में? सोशल मीडिया तो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज आज मैं क्या बताऊं आपको कि 1 साल के बच्चे के भी हाथ में भी फोन है और वो जिंगल्स देख रहा है, और मदर बड़े उसको बोतल दे देती है दूध की और कहती है कि मेरा बच्चा तो राइम्स देख रहा है, ये तो ट्विंकल ट्विंकल के साथ एक्टिंग भी कर रहा है। बट हमें नहीं पता कि हम कितना गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। बट मैं बस यही कहूंगी, बच्चे फोन नहीं छोड़ते बिकॉज एडिक्टेड हो रखे हैं बच्चे। थोड़ा सा चेक रखना इज इम्पोर्टेंट। आप बोलोगे कि बच्चे को कि फोन छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा बिकॉज अब वो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपका यहाँ पे ड्यूटी यही बनती है कि आप देखें कि वो क्या देख रहा है या क्या कितना स्क्रीन टाइम है, या जो देख रहा है इज इट राइट फॉर हिम, और इट्स अप टू यू जो कि आप क्या देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो कि बुरा देख रहे हो। तो लेकिन पेरेंट्स का है कि आपको चेक रखना है कि आपका बच्चा सही देख रहा है कि गलत देख रहा है, बस इतना सही है। ओके, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी एक कारण हो सकता है आज का ब्रेकअप्स का, डाइवोर्स का, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे देखते हैं कि किसी की वाइफ देखो शॉपिंग पे जा रही है, फॉरेन ट्रिप लगा रही है और दूसरे की नहीं जा पा रही, और यार और हो सकता है वो पिक्चर 3 साल पुरानी हो जो उन्होंने डाली हो,
इस साल गई क्या ना पता कहीं। 3 साल पूरा। यस, कंपैरिजन बहुत है सोशल मीडिया में, जब हम स्टेटसेस देखते हैं या कुछ देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा ये घूमने चला गया, हम तो रह गए, तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो यस, ये रीजन है। फिर हम ट्रिगर लोग, करती वही चीज माइंड हाँ को, मेरे हाँ पास पैसे कि नहीं, तुम हमारे तो पास मुझे पैसों कहीं की कमी घुमाने है। नहीं लेके जाते, देखो वो मेरी फ्रेंड तो वहां चली गई है। तो कंपैरिजन रिलेशनशिप खराब कर रहा है और बहुत ब्रांड्स की ज्यादा। भी बात होती है यार, उसने तो गुच्ची शो का बैग ऑफ, लिया हुआ है, यस, उसने शो तो ऑफ है। शो ऑफ बहुत हो गया हुआ है ना, ग्राउंडेड नहीं ना रहे हम लोग, दिखावे ग्राउंडेड की नहीं है, दुनिया। हम्बलनेस नहीं रही है, हम ग्रेटिट्यूड में नहीं है। जो हमारे हम्म, पास चीज नहीं है हम उसके बारे में सोचेंगे, जो 10 चीजें हैं उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना बहुत जरूरी है। शाम को जब वो सोएं तो प्लीज उन्हें ये बताएं कि आप पूरे दिन में एक ऐसी चीज देखें दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, या जो बहुत अच्छी चीज हुई है आपके साथ वो देखें। फिर सेल्फ लव भी बहुत रोल प्ले करता है। अच्छा, सेल्फ लव क्या होता है अब ये बताइए। सेल्फ लव रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊं क्या होता है सेल्फ लव। हाँ जी। अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, यू हैव अ जग, आपके हाथ में जग है, वो आपसे एक गिलास पानी मांग रहे हैं, आपका जग खाली है, आप उनको एक गिलास पानी कैसे दोगे? जग भर के लाना पड़ेगा। भरोगे, दैट इज सेल्फ लव। आपका जग खुद ही खाली है तो आप उनको तो दे ही नहीं सकते, बट अगर आपका जग भरा है आप एक नहीं 2 गिलास भी दे सकते हो। दिस इज सेल्फ लव। वी आर एम्प्टी, हम खुद एम्प्टी हैं और हम दूसरों को प्यार देने जा रहे हैं या दूसरों को कहते हैं हमें प्यार नहीं देते। आप पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मी टाइम निकालना पड़ेगा। यू आर सो यूनिक। आपने कभी अपने साथ वक्त बिताया? मैं डेली बिताता हूँ। वेरी गुड, आप बहुत रेयर हो। वक्त कैसे बिताया जाता है? अकेले में खुद से बात करके, yes. कभी कभी आंखें बंद करके। आप जब अपने शट डाउन करते हो अपने आप को, तभी आप अपने आप को। और मेरे को बेस्ट टेक्निक लगती है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में ये होता है कि जब हम सोते हैं, जब हम वो सोने की स्टेज में होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है ना, और जब हम उठते हैं तो तब रिसेप्टिव होता है तब। तो मुझे सबसे पहले हम जब वॉशरूम में जाते हैं ना, मिरर देख के हमें अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डाल के आई लव यू कहना चाहिए और स्माइल देनी चाहिए। वो शुरुआत है सेल्फ लव की। और आप यकीन माने, आप करके देखें, आप पूरे दिन में कहीं स्ट्रेस्ड आउट होंगे ना तो आप अपने अपने बारे में सोचेंगे तो आपको वो इमेज आपको ट्रिगर करेगा। और वो ट्रिगर जब करेगा तो आप वो एक हंसता हुआ चेहरा देखा था ना, तो आप अपने बेस्ट हो। एक्चुअली कहते हैं ना, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। तो जब आप वो बेस्ट देखोगे ना तो यू फील सो गुड। आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल सारी टेंशन भूल जाओगे। जैसे बोर्ड के सबसे पहले शीशे में आई लव यू बोलना अपने आप। हाँ, से यू आर दी बेस्ट एंड हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी। कैसे आपको मैं आज पूरा दिन खुश रख सकता हूँ, आप करें। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आप पहले आप हो, फिर आप वाइफ हो, फिर आप मदर हो, फिर आपके बाकी रोल्स हैं। इसी तरह पहले आप हो, आप उसके बाद फादर हो, फिर सब कुछ हो आप। तो वो चीज भी मिसिंग है, यू नो। आप कहते हो स्ट्रेस हो रहा है या हमें ये करे वो करे, तो क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत हो रही है ना, हम दूसरों पे निर्भर हैं। पहले आप अपने आप को तो देखो, अपने आप को प्रायोरिटी देना जरूरी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज इतना नेगेटिव सोचते हैं हम, इतना बुरा सोचते हैं, हम मोटे हैं, हम ये हो गया वो हो गया, हाँ हमें ये नहीं आता, हमारे पास ये नहीं, क्रिप करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं। ग्रेटिट्यूड और लव साथ साथ आते हैं। तो स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। अब जब आप ये करोगे, जब आप यहाँ से ऑपरेट करोगे, जब आपका जग आधा तो होगा तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे। तो सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया। सो एनीथिंग जो रहेगी रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में मैं यही कहूंगी कि भगवान ने सबसे अच्छी चीज जो इस दुनिया में बनाई है वो है रिलेशनशिप। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। बिकॉज जब वो रिलेशनशिप में जब कोई नहीं रहता ना, तब हमें पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था, कितना प्रीशियस था जो चला गया। तो अगर वो पेरेंट्स हैं, कोई भी है आपकी लाइफ में जो प्रीशियस है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि वो हमारी लाइफ में है। तो उनको वैल्यू करे, उनको प्यार दे, रिस्पेक्ट करे एंड एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। लाइफ इज वेरी प्रीशियस, वो कब निकल जाती है हाथों से पता नहीं चलता। एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप। और अपनी ईगो को साइड पे रखें। यही तो सबसे टफ है आजकल के टाइम पे। मैं जब ईगो की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे। बाउंड्री सेट करना, हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप
ईगो को बहुत ज्यादा आगे ले आते हो, वो गलत है। मतलब ईगो में आप आगे क्या, परफेक्शनिज्म है, आपको परफेक्टली चाहिए हर एक चीज, या आपको आप में मैं बहुत है कि आई एम वट एवर आई एम, मैं ही सब कुछ, वैसा नहीं होता। तो ईगो इज अ नेगेटिव ट्रेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट बोलते हैं हम इसको एनएलपी में। वहां नहीं रहना चाहिए आपको, हम्बलनेस में रहना चाहिए। हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू। और फॉरगिवनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चीज़ों को यहाँ रखते हैं, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं की, उसने मेरे को हर्ट किया, है ना। तो फॉरगिव करना, हम कहते हैं कि हम उसको नहीं माफ कर सकते, उसको तो करना ही नहीं है। अपने आप को उसको इसलिए करना है कि आपके यहाँ पे जो हर्ट है, जो ग्रीफ है, उसको निकाल पाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो ग्रजेस जो आपके अंदर है, आप ऑपरेट वहीं से करोगे, आपके अंदर वो नफरत, वो गुस्सा, वो सारी नेगेटिव इमोशंस फिर आते जाएंगे। फॉरगिव others for yourself so that you have peace of mind at your mind. बहुत अमेजिंग। एनी मैसेज रिलेशनशिप पे आप देना चाहते हो हमारे यूथ को? मैं यही देना चाहती हूँ कि हर रिलेशनशिप को एंजॉय करो, रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड enjoy each moment of your relationship, because एक इंसान का आपकी लाइफ में होना is itself is a blessing। वो कोई भी हो, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, गिव इम्पोर्टेंस, गिव रिस्पेक्ट टू देम। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एंड ग्रैटिट्यूड में रहें एंड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दिया, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो मैम के साथ हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, और उस पार्ट में हम बात करने वाले हैं पैसों की। यानी कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आप पैसों को डबल कैसे कर सकते हो। ये वो हेरा फेरी वाला डबल नहीं है, लेकिन जो आपके पास पैसा ठहर नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, उसको कैसे ठहराया जाए। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले अपने सेकंड पार्ट में। लेकिन उससे पहले आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। सो तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। इट्स माय प्लेजर। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम मैम।